पुरातन काल में हमारे यहाँ 4 वर्ण बनाए गए, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इन 4 वर्णों में पूरे भारतीय समाज को बांटा गया। अब उसी भारतीय समाज में वर्तमान काल में जो ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की श्रेणी में नहीं आते, वो किस श्रेणी के हैं, ये वो ही बताएं। उनके पुरखे कौन थे, किस वंश से आए हैं, उनका वंश क्या है, उनके पुरखों का वंश क्या था। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई जातिवादी लड़ाई नहीं रहेगी, कोई वैमनस्य नहीं रहेगा और समाज का विघटन भी नहीं होगा। तो आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उसमें सभी समस्याओं का निराकरण करने का यही सर्वोत्तम उपाय है कि सभी वर्गों से उनके पुरखों के आधार पर पूछा जाए कि वो कौन है। महान पुरुष वैसे तो किसी जाति विशेष के नहीं होते, बेशक वो किसी न किसी जाति से, वंश से आते हैं, किसी न किसी वंश परंपरा के होते हैं, किसी न किसी जाति के होते हैं। लेकिन जब पूरा समाज, पूरा देश उनको एक स्वर से अपना मान लेता है, उनकी महानता के आगे नतमस्तक हो जाता है, तब वो पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के हो जाते हैं और इसी में उनका सर्वोच्च मान और सम्मान होता है। उनके आगे जाति सूचक शब्द लगाना या उनको किसी जाति विशेष से अनावश्यक रूप से जोड़ना उनका सम्मान नहीं, अपमान करना है। तो यही 2 शब्दों की बात कहना चाहते हैं कि भारत में जो रोज रोज के जातियों के नाम पर उन्माद पैदा होते हैं, विघटन पैदा होते हैं, वोटों की राजनीति होती है, उसको सच्चे दिल से समाप्त करने का यही एक उत्तम उपाय है। दूसरा उपाय जाति विहीन समाज की रचना करना है, जो काफ़ी कठिन काम है। कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। जिस प्रकार विद्यालयों के
नाम में से जाति सूचक शब्दों को हटाया गया। गाड़ियों पर से, मोटरसाइकिल, कारों पर से, निजी वाहनों पर से जाति सूचक शब्दों को हटाने के लिए कानून लाया गया। इसी प्रकार महापुरुषों के नाम के आगे से जाति सूचक शब्दों को हटाने का कानून ही इस देश में जातिवादी और वर्ग संघर्ष को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। जय हिंद, जय भारत।